तो स्वागत है आप सभी का, वकील साहब हाजिर होंगे। हमारे साथ हैं एचएस सोडी साहब। सोडी साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और जो हमारा लास्ट शो था सोडी साहब, हमने जो एफआईआर पर आपके साथ किया, आज हमारा जो पार्ट 2 एफआईआर शूट हो रहा है, मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा टॉपिक रखा जाए बहुत कॉमन और जिसकी जानकारी लोगों को होनी जरूरी है, और जिस जानकारी से जो है बहुत सारी जो समस्याएं हैं लोगों की, मुझे लगता है हल हो सकती है। तो आज का टॉपिक मैंने सोडी साहब रखा है जीरो एफआईआर और क्रॉसिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड एफआईआर। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जीरो एफआईआर का बेसिक मीनिंग क्या है और जीरो एफआईआर की पूरी कहानी क्या है। जीरो एफआईआर तो पहले तो हम लोग जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। एफआईआर बेसिकली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो हम रिपोर्ट करते हैं, वो एक आपकी एफआईआर 154 में दर्ज की जाती है, रजिस्टर में एंट्री जो हो जाती है उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम लोग आम लैंग्वेज में कह देते हैं। जी सर। अब जीरो एफआईआर का जो जिक्र आता है, जीरो एफआईआर क्या, देखिए जी, जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं ना, इनकी प्लेस ऑफ इंसिडेंट से ज्यादा रेलिवेंसी होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि हम दिल्ली के हाट में हैं, मान लो हम कनॉट प्लेस में हैं, और कनॉट प्लेस में मैं और मेरे साथ कोई और है, और बाई चांस किसी ने हमारा यहाँ पे फोन चोरी कर लिया। तो अब बात यह आ जाती है कि मेरा रेजिडेंस वेस्ट दिल्ली है, जो मेरे साथ व्यक्ति है उनका रेजिडेंस साउथ दिल्ली। तो अब हम लोग कनॉट प्लेस घूमने आए हैं या किसी भी कार्यवर्ष आए हैं, तो यहाँ पे जो हमारी चोरी होती है, तो अब हमें कनॉट प्लेस एरिया में हमें ये देखना है कि हमारा थाना कौन सा लगा, उस कंसर्न थाने में जाके हम अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जो रिपोर्ट हम दर्ज कराएंगे वो होगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें हम ये कहेंगे कि हमारा आज सामान जो था वो चोरी हो गया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने स्नैचिंग की है, जो भी है हम उनको इत्तला करेंगे और उसको रिपोर्ट में दर्ज करेंगे। तो ये तो होगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि हमने इन्फॉर्म कर दिया, वो रिपोर्ट बन गई, वो कंप्लेंट होगी, हमारे रजिस्टर होगी, तो एफआईआर होगी। अब आता है जीरो एफआईआर। अब आपको प्लेस ऑफ इंसिडेंस की इंपॉर्टेंस तो पता चल गई, जहां पे ये ऑफेंस हो रहा है उस जगह की क्या वैल्यू है, और उसके स्थानीय पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जी। अब आ जाता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर अब बेसिकली अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम लोग यही एग्जांपल देते हैं। हम एक रेलवे में बोगी में बैठे हैं और रेलवे में हम ट्रेवल कर रहे हैं, और रेलवे में ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज करो भी हम लोग दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, तो उस दिल्ली से बिहार के बीच में एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, और मैं या मेरा साथ जो है, हम लोग बाहर जाते हैं, तो हम लोग कुछ खाने के लिए परचेज करते हैं। इन बिटवीन कोई मेरा पर्स मार लेता है। अब उसमें वैसे तो आप जानते ही हैं, कानून से आप भी पीछे से जुड़े हुए हैं जी, कि उसमें तो हम रेलवे की भी उन्होंने चौकी वगैरह बनी होती है, हम उसमें रेलवे पूरा सिस्टम है। बट अगर हम रेलवे जो पुलिस का जो सिस्टम है वो किसके अंदर आएगा, वो भी वहां का एक थाना होगा, जिसके कंसर्न थाने के अंदर वो रेलवे पोस्ट आ रहा है या रेलवे स्टेशन आ रहा है जी, तो वो थाने का कंसर्न जुरिडिक्शन हो गया जी। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा कंसर्न थाना। जो भी पुलिस चौकी या थाना लग रहा है वो करेगा उस पर इन्वेस्टिगेशन। तो अब इसमें दिक्कत इस बात की आ जाती थी कि मान लो सीरीज ऑफ ऑफेंस हो रहे हैं रास्ते में, एक जगह डकैती हो रही है, उससे आगे जाते हैं तो कोई हमारे पे अटैक कर रहा है, उससे आगे जाते हैं तो हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है। अब इन 3 इंसिडेंट में हम एफआईआर कहां दर्ज करें? तो यहाँ पे सिचुएशन जो हो जाती है, ये हो जाती है परेशान। जैसे आम जनता हमेशा सहती है, आम जनता रिपोर्ट करने जाती है तो वो पूछते हैं कि जी आपके साथ ये इंसिडेंट कहां हुआ। तो ये जो बेसिकली जो कोर पॉइंट है जीरो एफआईआर का, आपके अनुसार जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, यानी कि जहां पर घटना घटी है, जहां पर वो क्राइम हुआ है, तो ये बेसिक पॉइंट है। अब यहां से जीरो एफआईआर का कंसेप्ट शुरू होता है जी। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि मान लो मेरे साथ कोई गुनाह हुआ, वो हुआ कोई और जगह पे, और मैं पहुंच जाता हूं कोई और जगह पे,
ठीक है, और मैं वहां स्थानीय पुलिस स्टेशन जाता हूं और कहता हूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं गाड़ी लेके बॉम्बे से दिल्ली आ रहा था, रास्ते में किसी ने मेरे गाड़ी के टायर पंचर कर दिए और जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मेरा एक पर्स पड़ा था, वो चोरी हो गया। तो उसने मुझसे ये पूछा कि आपका जो ये ऑफेंस हुआ वो कहाँ हुआ है, तो अब मुझे तो वो हाईवे पता है कि जिस हाईवे पे मैं खड़ा था वहां हुआ है, मुझे वहां स्थानीय एरिया नहीं पता। और मुझे नॉलेज में कब आया, जब मैं दिल्ली एंटर कर गया और जब मैं टोल देने लगा तो टोल देते वक्त मैंने देखा तो मेरा फास्टैग खत्म हो गया था, तो मैं अपने वॉलेट में से निकाल रहा था तो देखा तो मेरा वॉलेट मिसिंग है, तो मुझे अब पता नहीं कि मेरा ऑफेंस कहाँ हुआ। तो मैं दिल्ली एंटर कर चुका था, तो मैंने वहीं पे ही दिल्ली के स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की सोची। और मैं वहां पहुंचता हूं तो वो पूछते हैं कि भाई आपका प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस कहाँ हुआ है, वो पूछते हैं तो मैं बता नहीं पाता हूं, तो इसका मतलब तो मैं ये मान लूं कि वो मुझे घुमाते रहेंगे और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि एफआईआर का मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है, वो ये है कि जितना जल्दी एफआईआर रजिस्टर होगी उतना जल्दी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी और जो गुनहगार है वो उनको कानून के गिरफ्त में ले लिया जाएगा या फर्दर क्राइम करने से रोका जाएगा या उनको भागने नहीं दिया जाएगा। अगर मैं इसी चीजों में लगा रहा हुआ कि ये कहां पे हुई है या वो मुझे ताल मटोल करते रहे तो फिर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके अच्छा ये एफआईआर का जीरो एफआईआर का जिक्र हुआ। कहने का मतलब कि आपकी जुरिस्डिक्शन अगर कंफर्म नहीं है या आपके साथ जो क्राइम हुआ है बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग या आपको कहीं और जाने के बाद पता चलता है कि आपके साथ गड़बड़ हो गई, चोरी हो गई है या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हुआ है, तो जहां आप पहुंच चुके हैं, जहां प्रेजेंट हैं, वहीं थाने में जाके आप जीरो एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। बिल्कुल जी, बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जब पता चली तो आपने जाकर वहां पर दे दी और पुलिस ने उसको जीरो एफआईआर के नाम पे दर्ज किया। जी सॉरी साहब, एक आपने केस सुना होगा जो हम सभी को पता है, साथ आम जनता उससे बिल्कुल रूबरू है जी, और इस केस में जनता का काफी रोल लगा जी, उस रोल की वजह से ही कानून में संशोधन लाए गए 2013 के संशोधन। बिल्कुल 2013 के संशोधन निर्भया केस की कांड की बात कर रहा हूं, बड़ा केस जो रेप हुआ हमारी बहन का। हाँ, उस केस में क्या हुआ, उस केस में भी सीरीज ऑफ ऑफेंस हुए और नंबर ऑफ प्लेसेस हुए, क्योंकि आपको पता है बस तो ट्रैवल कर रही थी थ्रू आउट इस क्राइम के अंदर। पहले वो एक लेबर को लूटती है, हाँ, उसके बाद दो जो लड़का और लड़की होते हैं, हाँ, विक्टिम है, विक्टिम के साथ दोनों विक्टिम्स को लेती है, फिर उसको मारपीट करती है और गंदे काम करती है, असोल्ट करती है और जो बाकी जो रेप वगैरह होता है। तो वो अब उसमें आ जाता है कि आपने भी देखा होगा, सभी को पता है कि उसमें वो लेबर वहां के पुलिस पोस्ट पे जो जा रहे होते हैं बीट ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप इस पे कार्रवाई करें जी। तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ थे इस समय, आपका जगह कहाँ थी जहां पे आपके साथ ये वाकया हुआ, तो वो बताता है कि जी वो तो पीछे बस वालों से मैं चला था। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जहां से बस ने उसको लिया ठीक है, और बस वहां से चलती है, कंटिन्यूअसली चलती है, ट्रैवल कर तो ऐसे तो स्थानीय पुलिस स्टेशन जो कंसर्न जुरिस्डिक्शन है हमारा वो तो ऐसे पे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इस केस के बाद एक जस्टिस वर्मा कमेटी बना दी गई। जी जी जी। उस वर्मा कमेटी में ये संशोधन के बारे में हुआ और जीरो एफआईआर का वहीं से फॉर्मेशन हुआ जी, कि भाई आप अपनी एफआईआर कहीं भी स्थानीय पुलिस स्टेशन में करा देंगे और जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन मेरे स्थान में नहीं हुई, मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं हुई, तो वो उस जुरिस्डिक्शन जिस थाने में है 170 के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, सीआरपीसी में दिया हुआ प्रोविजन, उसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहां की स्थानीय पुलिस स्टेशन उस पर इन्वेस्टिगेट करती है। बट इसमें ऑब्जेक्टिव तो हमारा जो है ना अचीव हो गया ना, अचीव हो गया, बट एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई स्टार्ट हो गई और क्राइम को हम जो रोक सकेंगे। सोडी साहब, इसमें मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, आपने थाने में जाकर जो इंफॉर्मेशन दी वो एज अ जीरो एफआईआर आपको उसका जो है रिसिप्ट मिल गया, ठीक है। अब जीरो एफआईआर का जो इम्पैक्ट है प्रोसीजर पे,
क्या जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद वो जो एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन है, जिस थाने की, जिस पुलिस स्टेशन की एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन है, क्या वो वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा जैसे आपने बताया 170 के अंदर, और उसके बाद वो थाना वहां पर जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा? अब जीरो एफआईआर लॉन्च हो गई है, एक पर्टिकुलर एक्स पुलिस स्टेशन में लॉन्च हो गई है जी। अब उसको पता चलता है कि ये एफआईआर जो हमने लॉन्च कर दी, इसकी इन्वेस्टिगेशन, पता चलता है कि ये स्थान जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है वो कोई और जगह है, कोई और उस पुलिस स्टेशन में हमें इसे रेफर करनी चाहिए, तो वो उसे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है जी। और अगर मान लो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो हद तक, जितना हद तक उसने इन्वेस्टिगेशन करी है तो वो खारिज कर दी जाएगी, नहीं। 156(2) है सीआरपीसी में दिया, वो एम्बार्गो लगाता है। हाँ। वो ये कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एफआईआर या जीरो एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करी जी, और वो इन्वेस्टिगेशन में उसको पता चलता है कि भाई वो किसी और स्थानीय एरिया में क्राइम हुआ है, जुरिसडिक्शन उस पुलिस स्टेशन की बनती है, बट वो इन्वेस्टिगेशन कर चुका है और कुछ हद तक उसमें इन्वेस्टिगेशन कर चुका है, तो इसका मतलब वो खत्म नहीं होती। शैल नॉट बी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल एम्बार्गो है प्रोसीडिंग, बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रेरोगेटिव पुलिस का है। तो जो जुडिशियल क्वेश्चन हम कहते हैं जी कि भाई इनके ऊपर लग जाएगा भी इन्होंने क्यों किया, इनके एरिया में, इनकी विसिनिटी में वो ऑफेंस हुआ ही नहीं था। इसका मतलब अगर कोई पुलिस वाला अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर जाकर के भी इन्वेस्टिगेशन कर देता है तो उस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को वहां पर जो है इंपॉर्टेंट माना जाएगा, उसको एक सिरे से पूरा खारिज नहीं किया जाएगा। इसका मेन कारण क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए जी, ऐसा है कि इसके कारण देखो, ऑब्जेक्टिव जो था हमारा, पहले हमने ऑब्जेक्टिव पे ही रहना। ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का यही है कि इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर होते ही इन्वेस्टिगेशन को चालू कर दिया जाए। अब इसका कारण एक ही चीज थी, इसका कारण यही था कि इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर ना किया जाए किसी भी हालत। और इन्वेस्टिगेशन क्या है? मटेरियल ऑफ एविडेंस कलेक्शन करना, ठीक है, सब कुछ कलेक्ट करना, तो ये इन्वेस्टिगेशन। मान लो किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी होती और इन्वेस्टिगेशन जारी करते उसे पता चलता है, एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन आती है जिससे पता चलता है कि ये ऑफेंस उसके स्थानीय टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में नहीं हुआ, उसके एरिया में नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो उसने इन्वेस्टिगेशन करी है अब तक उसको पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रेरोगेटिव है, उसमें जुडिशरी भी अपना हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरफेरेंस नहीं करती। 156(2) जो सीआरपीसी में दिया हुआ है, जैसा हमने डिस्कस प्रोसीजर है, बिल्कुल वो अब हमने डिस्कस कर लिया है कि उसमें क्या होता है, तो वो एम्बार्गो लगाता है। वो इसीलिए एम्बार्गो लगाता है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी ये संशोधन लेके आए जाते हैं और ये प्रावधान बनाया गया सीआरपीसी। जी, मैं यहां जो देख पा रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन, चलिए अगर जुरिसडिक्शन को एक्सीड कर कभी की गई है तो उसको खारिज ना करने का एक मेजर रीजन मैं ये भी समझ पा रहा हूं कि अगर री इन्वेस्टिगेशन होगी, दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये पॉसिबिलिटी है इन कोलिजन विद पुलिस और सम अदर पर्सन एविडेंस को टेम्पर किया जा सकता है और खराब किया जा सकता है। तो ये भी मुझे लगता है एक ऑब्जेक्टिव जरूर है इसमें कि भैया जो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उसमें अगर कुछ मटेरियल फैक्ट्स निकल आए हैं तो उसको भी उसमें यूज किया जाए। तो ये तो हमारा हो गया इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। अगर हम इसको अब सम अप करते हैं जरा इसको, जीरो एफआईआर को, तो जीरो एफआईआर बेसिकली जहां पर क्राइम हुआ है, अगर वहां से किसी दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में अगर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो अंडर जीरो एफआईआर जो है देखी जाती है, और अगर इस दौरान इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो वो उस इन्वेस्टिगेशन को जो वाइटल पार्ट माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा, जो एडवाइजरी जारी हुई, जो अमेंडमेंट्स 2013 के जो इंपॉर्टेंट मेजर क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट्स हुए, उसके उस एडवाइजरी का मैं जिस्ट जानना चाहूंगा। देखिए ऐसा है, मैंने अभी पहले भी बताया कि जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी जी, ठीक है, वो निर्भया रेप केस के बाद ही बनाई गई थी जी। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए जी, उस रिकमेंडेशन में जीरो एफआईआर का भी जिक्र था जी। आपको पता ही है, जब कुछ व्यवस्था ऐसी, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं तो उस समय कानून में संशोधन लाया जाता है जी।
पहले तो यही था 154 में ही हम लोग एफआईआर नॉर्मल रेगुलर हम लोग जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंडेटरी एफआईआर दर्ज हो जाया करती थी। अब मान लो वो स्थान दूसरा है जहां पे हुई है, वह 0 एफआईआर इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो गृह मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 मई 2013 जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 10 मई 2013 को एक इसके अंदर एडवाइजरी जारी करी, जिसमें सब्जेक्ट था रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड 0 एफआईआर। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने साफ उसमें कुछ जजमेंट्स भी जिक्र करी। ठीक है, साथ में लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी को भी डिस्कस किया गया। ठीक है, और उसके बाद ये नहीं, गृह मंत्रालय ने उसके बाद दूसरी बार फिर एडवाइजरी जारी करी और वो जारी करी 6 फरवरी 2014 को। उसमें फिर बोला गया कि भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर 154 सीआरपीसी व्हेन द इंफॉर्मेशन मेक्स आउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर भी जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हम इस समय जिक्र कर रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में ये फेस जरूर करता है कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी कर चुका है और कई बार फटकार भी लगा चुका है और एडवाइज भी कर चुका है और ये भी बोल चुका है कि ऑब्लिगेशन है। और तो और आखिर 12 अक्टूबर 2015 को तीसरी एडवाइजरी जारी हुई, जिसमें कहा गया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी एफआईआर दर्ज करते वक्त। अब इसमें भी अब आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन कई तरीके से है, आज से नहीं है, ये हमारी जड़ों में है। अब इसको दूर करने के लिए समय चाहिए। गृह मंत्रालय अपना अपना स्टेप ले रहा है। गृह मंत्रालय ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी डिस्कस करी, जो हमारी न्यायपालिका, आपको पता है, कानून को संशोधन करने में, इंटरप्रिटेशन करने में, कानून को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बार बार जजमेंट्स पास करता है, नए कानून बनाता है। एक है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। ठीक है, वो उस जजमेंट के अंदर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुलिती रुमुलू एंड अदर्स, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भी 0 एफआईआर से जो ही एडवाइजरी में बोला, अपार्ट फ्रॉम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी। और बाद में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रायोरिटी में वो इन्वेस्टिगेशन करे या उसे ट्रांसफर कर दे। और अगर वो कर भी देता है तो परेशानी क्या है, जब वो कर भी देता है उसको कभी क्वेश्चन नहीं किया जाए। तो कोई ऐसा नहीं, कानून भी उनके हिसाब से ही बनाया गया। कारण यही था कि किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो, सीमा होती है एक, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि टेम्पर हो जाएगा, कल को हम किनको देंगे। तो नए तरीके से कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक इंसान ही है जी। दूसरा बंदा जो करेगा वो भी एक इंसान है। बेसिकली उन्होंने ये इसलिए कहा कि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी सीमा के अंदर जल्दी से जल्दी एविडेंस को कलेक्ट कर लिया जाए, जो अपराधी है उसको कानून के दायरे में रह के उसको पकड़ लिया जाए और आगे क्राइम होने से, आगे ऑफेंस होने से रोका जा सके। और भी कई कारण है, जैसे एक है कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट, ये दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है। ठीक है, तो उसमें एनसीटी ऑफ दिल्ली में डायरेक्शन दी गई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कमिश्नर ऑफ दिल्ली को कि भाई आप अपने पुलिस स्टेशन में ये कह दीजिए कि भाई जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को देखते हुए ये नहीं कि आप 0 एफआईआर मना करेंगे, 0 एफआईआर ले और कार्य करें। अब आप तो जानते ही हैं आसाराम बापू वर्सेस स्टेट जो केस हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। जोधपुर का इंसिडेंट था, बट एफआईआर दिल्ली में रजिस्टर होती है और दिल्ली पुलिस रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। ठीक है, फिर बाद में वहां ट्रांसफर हो जाता है इस तरीके से। और भी है सतविंदर कौर वर्सेस गवर्नमेंट एमसीटी ऑफ दिल्ली का केस है, रमेश कुमारी गवर्नमेंट एमसीटी ऑफ दिल्ली का केस है। इसमें बार बार जो न्यायपालिका है, हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका डायरेक्शन दे रही है, दिल्ली हाईकोर्ट डायरेक्शन दे रहा है कमिश्नर ऑफ दिल्ली को कि भाई आप जो है 154 के अंदर सीआरपीसी के अंदर एफआईआर दर्ज करें। 0 एफआईआर जो है, अगर आपको पता चलता है कि वो किसी और एरिया में, फिर भी आप मना नहीं कर सकते, आप विक्टिम को विक्टिमाइज नहीं करेंगे, कंप्लेनेंट को विक्टिमाइज नहीं करेंगे, आप वहां जाइए एफआईआर दर्ज करने। उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उसकी ड्यूटी है। उसके बाद काम करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, स्टेट की जो ये पुलिस स्टेशन न्यायपालिका ये बनाइए, इनकी ड्यूटी है। तो ये अगर अपना पल्ला झाड़ेंगे तो फिर ऐसे मुश्किल हो जाएगा।
एक सवाल और जो जनता जानना चाहेगी सर आपसे, कि अगर पुलिस वाला इतनी आपने एक्सरसाइज की, आपने इतनी कोशिश की, उसके बाद भी पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो क्या कानूनी प्रावधान है हमारे पास कि हम उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकें, या जो डिसिप्लिनरी कमेटी अंडर पुलिस एक्ट, वेरियस पुलिस एक्ट जो दी गई है, वो कानून क्या कहते हैं सर? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग आइंदा हर कोई इस चीज को फेस कर ही रहा है जी। उस समय हम लोग बहुत परेशान होते हैं जी। हम लोग भी कानून से बंधे हुए हैं जी। तो इससे एक और बात आप समझिए कि वो भी कानून से बंधा हुआ है, वो उसकी ऑब्लिगेशन है जी। वो एक ड्यूटी निभा रहा है। 154 में अगर कोई रिपोर्ट आती है उसे वो दर्ज नहीं करता और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को एक्सप्लेन करती है, डिस्क्लोज करती है, इट इज हिज ऑब्लिगेशन। अगर वो नहीं करता है तो उसके खिलाफ 166 है, साफ लिखा हुआ है आईपीसी के अंदर भी, अगर वो अपना डिसरिगार्ड करता है, डिसोबे करता है तो उसके लिए सजा भी नहीं है वहां। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल एक्शंस हैं, जैसे पुलिस एक्ट में दिया हुआ है जी। दिल्ली पुलिस, हम दिल्ली में है तो दिल्ली पुलिस एक्ट में भी दिया हुआ है उसका सेक्शन 23 है, 29 है दी पुलिस एक्ट में जी। उसी तरह का सेक्शन 60 है जी अपना दिल्ली पुलिस एक्ट में जी, उसमें प्रावधान दिए हुए हैं भी क्या क्या उनको करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या है। तो डिपार्टमेंटल एक्शंस भी होते हैं, आने का बढ़ते ही है बोथ इन आईपीसी अंडर सेक्शन 166A एंड इन पुलिस एक्ट्स आल्सो। तो ये सब बताया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी अगर एक्शन नहीं लेता है, रिपोर्ट नहीं दर्ज करता है, तो हमारे पास जो है प्रॉपर उसके लिए रेमेडी है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। तो वकील साहब, अब जो मेरा लास्ट आपसे आज का सवाल है ये तो हमारा एफआईआर के संदर्भ में हमने पिछले एपिसोड से लेके इस एपिसोड में मैं जो देख रहा हूं हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक और आपसे जानना चाहूंगा कि सपोज मान लीजिए जहां दो पार्टीज के बीच में कोई क्लेश हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो वहां पर मैं अक्सर देखता हूं कि कंप्लेंट्स क्रॉस कर जाती हैं या दोनों पार्टियां पुलिस के पास पहुंच जाती हैं, दोनों 112 या 100 पर कॉल कर देती हैं। अब तो 112 हो गया तो कॉल कर देती हैं, तो दोनों तरफ से जो है एक तरीके से रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश होती है। तो इसको मैं समझना चाहूंगा ये क्या है। ऐसा है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ ये क्या है। ए और बी की लड़ाई होती है, ए और बी में जो लड़ाई होती है उसमें अंदर है, सभी को पता है ताली हमेशा दो हाथ से बजती है जी। तो जब दोनों के बीच में बातचीत होती है या गाल गलोच होती है या उससे आगे वो बढ़ के मारपीट पे उतर आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में दोनों को अधिकार है कि वो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाके अपना रिपोर्ट दर्ज करें। बिल्कुल। जब वो दोनों अपनी रिपोर्ट जाके दर्ज कराते हैं तो वो बताते हैं भी एक्स ने या ए और बी की हम जिक्र कर रहे हैं, तो ए ने इस वेपन से मुझे मारा और ए वहां जाके कहता है बी ने मुझे इस वेपन से मारा, या इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल गाल गलौच हुई है, धमकीबाजी हुई है, जो भी, तो वो जो भी बताएंगे तो उस सिचुएशन में पुलिस का क्या काम है? पुलिस ने इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना है जी। इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने के बाद उसने देखना है कि किसकी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करती है जी। मान लो इन दोनों के एक ने हाथ का ही यूज किया था और दूसरे ने उसके बदले में या उसके हाथ में कोई डेडली वेपन था, कोई नाइफ था या कोई नोकीली चीज थी, उसका जिक्र किया है। तो इन दोनों केस में जो है ना बनती आपकी जो है ना एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज किया गया। ठीक है, तो वो दोनों जब एफआईआर दर्ज हो जाएंगे जी। तो जब कोर्ट के सामने ये जाती है बात, तो वहां टर्म आती है क्रॉस एफआईआर। भाई ये क्रॉस एफआईआर का केस है। अब उसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है। मान लो एक केस में जो नकीला नाइफ से मारा गया है तो और दूसरे में सिर्फ हाथ यूज किया गया। अब आपको पता है कि दोनों की ग्रेविटी अलग, एक में चक्कू है तो वो कहीं कल को जाके जो है ना उसका ग्रेविटी अलग है, उसकी सीरियसनेस अलग है, तो उसके पनिशमेंट का लेवल भी अलग है। ठीक है, तो वो अगर 307 बन जाता है और एक तरफ सिर्फ हाथ और हाथापाई हो गया, तो अब जो 307 है वो आपको पता है न्यायपालिका में मैजिस्ट्रेट नीचे का जो जज है उसके पास पावर नहीं है जी। तो वो बड़ी अदालत सेशन कोर्ट। अब इन दोनों केस में जिसकी ज्यादा ऑफेंस
की पनिशमेंट है, उसी के अकॉर्डिंगली कोर्ट जो है ये दोनों के सेशन में ही सुने जाएंगे एग्जैक्टली, वहां ही कोई सब कुछ सब क्लब कर दिया जाएगा और इनका आगे और अपने अपने वो लोग जो एविडेंस लीड करके अपने अपने केस को प्रूव करेंगे, प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगे। ठीक। प्रोसिक्यूशन का काम है फिर बाद में प्रूव करना। तो आज हमने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ली है और जो जनता तक जो जानकारी गई है और जो आपने सारी बातें बताई हैं, मैं सोचता हूं जनता को बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होगा और उनके जो लीगल मसले हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसको वो ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा वकील साहब हाजिर होगा वो हमारा है एफआईआर के पार्ट 3 में, जिसमें अब हम जानेंगे कि अगर थाने के लेवल पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो अब कोर्ट से कैसे एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो जानने के लिए आप जरूर देखिए हमारी जो एफआईआर की जो पार्ट 3 है हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और सोडी साहब को इजाजत दीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शो वकील साहब हाजिर होके एपिसोड 3 में। थैंक यू।